हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज का मार्केट बहुत ही डराने वाले रहा और इसने हर इन्वेस्टर के मन में पैनिक क्रिएट कर दिया और यहाँ तक कि मुझे भी डरा दिया। तो आखिर 2 दिन में मार्केट में ऐसा क्या हुआ, आइए डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, आज मार्केट में जिस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली वो कोई साधारण मूवमेंट नहीं थी और इसने अच्छों के मन में पैनिक क्रिएट कर दिया। और आम तौर पर मैं भी मार्केट में पैनिक नहीं होता, आज भी पैनिक नहीं हुआ, लेकिन इसने मेरे मन में भी डर क्रिएट कर दिया क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक के प्राइजेस में फॉल हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि देयर इज नो टुमारो। और इस फॉल को हम अनयूजुअल क्यों कह रहे थे? क्योंकि अगर आप फ्राइडे के दिन को देखें या उससे पहले भी किसी भी दिन को देखें तो हर दिन हमें एक मीनिंगफुल राइज मिलती है, एक रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन आज के दिन मार्केट में कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली। हर छोटे से छोटे राइज को सेल किया गया और न सिर्फ सेल किया गया बल्कि स्ट्रांगली सेल किया गया। और उससे भी डराने वाली बात यह है कि ये जो सेलिंग आज हमें देखने को मिली ये एवरेज वॉल्यूम पे देखने को मिली। तो दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब सेलिंग होती है और वो एवरेज या लो वॉल्यूम पर होती है तो अक्सर वो सेलिंग लंबी चलने वाली होती है। और जब भी हमें हाई वॉल्यूम पर सेलिंग मिलती है तो हमें एक होप देता है कि शायद अब ये सेलिंग कल या परसों ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आज की सेलिंग भी एवरेज वॉल्यूम पे रही, जो हमें ये इंडिकेट करती है कि ये सेलिंग शायद अगले कई दिनों तक जारी रहेगी और इसी मोमेंटम पे जारी रहेगी। और जिस तरीके से शेयर गिरे हैं और सेक्टर्स के शेयर गिरे हैं वो कोई साधारण फॉल को इंडिकेट नहीं करता। अगर आप देखिए, ऑटो 2.76% डाउन, मीडिया 4.5% डाउन, मेटल 3.77% डाउन, रियल्टी 6.47% डाउन। सिर्फ हमें आईटी और एफएमसीजी जो कि थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर थोड़ी गिरावट कम देखने को मिली, 1 से 1.5% की। तो ये ऑटो और रियल्टी में इतनी गिरावट क्यों आई, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज इतनी हमें वन वे सेलिंग क्यों देखने को मिली, इसका आंसर अगर हमें जानना हो तो हमें यूएस मार्केट्स की तरफ जाना पड़ेगा और वहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्या हुआ। अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन हमारे मार्केट्स जब बंद हुए और शाम को डाउ जोन्स खुला और खुलते ही वहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन्स करीब 700 पॉइंट्स डाउन रहा। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि वहाँ पर जो जॉब्स का डेटा आया वो काफ़ी सरप्राइजिंग रहा और जॉब्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिली। तो जो एस्टिमेट किया जा रहा था 1,55,000 न्यू जॉब्स ऐड होंगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एक्चुअल फिगर्स आई वो उससे बहुत ज़्यादा, यानी कि 256,000 यानी कि 2,56,000 न्यू जॉब्स ऐड हुए। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यूएसए की जॉब से हमें क्या मतलब, वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो उससे हमारे मार्केट्स को क्या मतलब, और अगर जॉब्स क्रिएट हुई हैं तो ये अच्छी बात है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो इस जॉब के डेटा से यूएस मार्केट्स और दुनिया भर के मार्केट्स पैनिक में इसलिए आए हैं क्योंकि अगर जॉब्स इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन वहाँ पर और बढ़ेगा और इसकी वजह से रेट कट्स नहीं होंगे। और वहाँ पर रेट कट्स नहीं होंगे तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन पहले यूएस मार्केट्स की प्रॉब्लम को समझते हैं। तो वहाँ पर जब इतना ज़्यादा जॉब का डेटा आया तो वहाँ के मार्केट्स पैनिक में आ गए क्योंकि अब ये बातें वहाँ पर होने लगी हैं कि जो पिछले दिनों फेड ने 0.50 का रेट कट किया है वो प्रीमेच्योरली किया गया है, वो गलत डिसीजन है। और बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि अब रेट कट्स नहीं होंगे बल्कि रेट हाइक्स भी हो सकते हैं क्योंकि फेड ने गलती की है रेट को कट करके। और फेड ने जल्दीबाजी में ये रेट कट्स क्यों किए? क्योंकि जो अगस्त का जो जॉब्स का डेटा आया था वो काफ़ी डराने वाला था क्योंकि जॉब्स में काफ़ी कटौती हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि यूएसए रिसेशन में चला जाएगा। तो उन्हें इस रिसेशन से यूएस को जाने से बचाने के लिए थोड़ा जल्दीबाजी में ये डिसीजन लेना पड़ा
और रेट कट को न सिर्फ 0.25 बल्कि 0.5% का कट करना पड़ा। साथ ही जो येन कैरी ट्रेड की प्रॉब्लम थी उसको अवॉइड करने के लिए भी उन्होंने ये जल्दीबाजी की। और फेड की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने हमेशा सही टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट को कट या रेज नहीं किया है। इससे पहले भी जब उन्होंने रेट्स को बढ़ाने शुरू किए थे 2021 में, तो वो भी उन्होंने शुरू में जो ये कहा था कि नहीं नहीं ये इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ेगा, थोड़े दिन में कंट्रोल हो जाएगा। और उन्होंने रेट कट्स की साइकिल जो हाइक करने की साइकिल है वो थोड़े दिनों के बाद शुरू की थी और इसके लिए भी उसका क्रिटिसिज्म हुआ था। दरअसल सभी कंट्रीज में ऐसा होता है कि सेंट्रल बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाता है कि रेट कट्स करो, रेट कट्स करो, रेट कट्स करो। और हमारे देश में भी ऐसा होता है क्योंकि जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें सस्ते में पैसा मिल जाए, देश की इकॉनमी भाड़ में जाए, जॉब्स भाड़ में जाए, बस हमें सस्ता पैसा मिल जाए। इसलिए वो प्रेशराइज करते हैं कि रेट कट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, अमेरिका में नहीं, लगभग सभी बड़े देशों में ऐसा होता है। और इससे भी जो डराने वाली बात यह है कि जो पहले जो एक थ्रेशोल्ड था कि 2% पे इन्फ्लेशन को नीचे उससे लेकर आना है, अब उस बार को भी ऐसी बात हो रही है कि बढ़ाकर 3% कर दिया जाएगा। यानी कि अगले कई महीनों तक इसकी गुंजाइश कम है कि रेट कट्स होंगे, बल्कि इसकी पॉसिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है कि रेट्स को दोबारा बढ़ाया जाएगा। तो इन कारणों से यूएस के मार्केट्स में गिरावट हुई। अब इंडिया के मार्केट्स इससे इसका क्या रिलेशन है? तो देखिए, जब इस तरीके की इन्फ्लेशन के फिगर्स आते हैं और ये होप जाती हुई दिखती है कि अब रेट कट्स नहीं होंगे या रेट कट्स बढ़ने लगेंगे, तो उसका सीधा इम्पैक्ट बॉन्ड मार्केट पे होता है और बॉन्ड मार्केट में यील्ड्स बढ़ने लगते हैं। तो बॉन्ड यील्ड लगातार हायर लेवल पर सस्टेन हो रहे हैं 4.6% से ऊपर, और डॉलर भी लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। डॉलर इंडेक्स 109 के लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। अब आप देखिए, जब इतना बॉन्ड यील्ड वहां पर राइज होगा, साथ में ये फेयर होगा कि नए टैरिफ्स लगाए जाएंगे, तो एफआईआई इंडिया में पैसा क्यों रखेंगे जहां की कंपनी सिंगल डिजिट पे ग्रो कर रही हैं और टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी 4 से 5% के रफ्तार पर ग्रो कर रहा है। तो जब ग्रोथ नहीं हो रही है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो रहा है, तो यहाँ पर पैसा रखने का क्या तुक है? तो वो अपना सारा का सारा पैसा निकाल कर अपने देश ले जा रहे हैं। और ये हालात सिर्फ यूएसए की नहीं है। अगर जापान और यूके की बात करें तो वहाँ पर क्या हो रहा है आप देखिए। 10 ईयर यील्ड जापान के बॉन्ड की अगर हम बात करें तो वो 14 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है। यूके की बात करें तो वहाँ के 10 ईयर्स के बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 17 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि दुनिया भर में महंगाई कम होने वाली नहीं है और बॉन्ड्स के यील्ड्स बढ़ते जाएंगे। और हमारे देश में जो भी एफआईआईज हैं वो इन डेवलप्ड कंट्रीज से हैं, तो क्यों ना वो अपने पैसे यहाँ से निकाल कर किसी सेफ इंस्ट्रूमेंट पे रखें जहाँ पर यील्ड्स और बढ़ने की गुंजाइश है, कंपेयर टू कि यहाँ पर आकर वो पैसा रखे जहाँ पर इतनी ज़्यादा जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस अच्छे नहीं आ रहे हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हमें मार्केट में दिख रही है। तो ये चॉइस वो ले रहे हैं और इसी वजह से सडनली एफआईआईज की सेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी है। पिछले काफ़ी टाइम से लग रही थी, लेकिन एक होप था कि शायद रेट कट्स होंगे, महंगाई कंट्रोल में होगी, लेकिन अब वो उम्मीद भी जाती हुई दिख रही है। तो अब देखिए, जनवरी में 10 दिन में 22,194 करोड़ की सेलिंग एफआईआई कर चुके हैं सिर्फ 10 दिन में। तो पूरे महीने में वो क्या करेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और दिसंबर में जबकि देखिए इतनी सेलिंग के बाद एक होप जागी थी और वो एक्चुअली उनकी बाइंग की नेट फिगर्स आई थी, क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब जो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद रेट कट्स और ज़्यादा होंगे, तो शायद उन्होंने बाइंग इसी वजह से शुरू की थी। लेकिन अब वो उम्मीद खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब समस्या महंगाई की सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। अब यहाँ पर एक नया एंगल देखिए, ब्रेंट क्रूड 80 लेवल पे के आसपास आ गया है और वहाँ पर भी बढ़ोतरी हो रही है। अब देखिए 4.7% एक हफ्ते में ब्रेंट क्रूड बढ़ गया है और अगर एक महीने में देखें तो 10% बढ़ गया है। अब आप बताइए कि क्या ये दुनिया भर में महंगाई नहीं बढ़ाएगी? तो इशू ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, इशू ये है कि महंगाई अब बढ़ती ही रहेगी, ऐसी मार्केट उम्मीदें लगा रहा है। और अब देखिए
ये तो यूएस मार्केट की बात हो गई, वर्ल्ड मार्केट की बात हो गई। इंडिया में भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले बात की कि जीडीपी की ग्रोथ की रफ्तार में गिरावट आई है, तो उस तरीके से जीडीपी नहीं बढ़ रही है। साथ ही हमने आईटी कंपनी और दूसरे कंपनी के रिजल्ट्स देखे, वहाँ पर भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में हमने बात की किस तरीके से स्ट्रेस दिख रहा है, लोग लोन ले रहे हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, 4-5 लोन्स ले रहे हैं, कहीं चुका रहे हैं, कहीं नहीं चुका रहे हैं। और ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जॉब मार्केट का एक संकट है। अब इसी कड़ी में एक और नया डेटा आया है, वो डेटा भी डराने वाला है। तो होम लोन की जो ग्रोथ हो रही थी जिस रफ्तार से, उसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। 37% के रफ्तार से वो ग्रो कर रहा था और जुलाई से नवंबर क्वार्टर में वो सिर्फ 12 से 13% के रफ्तार से ग्रो किया है। इमेजिन करिए, 37% वर्सेस 12%। वहीं व्हीकल लोन्स में जो वो 21% के रफ्तार से ग्रो कर रहा था, तो जुलाई से नवंबर क्वार्टर में वो 10 to 16% से ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों एरियाज़ में आप देखिए लोन्स में गिरावट हुई है। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि एक तो बैंक के प्रॉफिट्स कम होंगे क्योंकि उनके लोन बुक्स में गिरावट होने की उम्मीद है, या लोन बुक उस रफ्तार से ग्रो नहीं करेंगे। दूसरा, ये कहीं ना कहीं इकॉनमी में भी एक स्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है कि क्यों लोग व्हीकल लोन्स जो हैं कम ले रहे हैं, या क्यों लोग होम लोन्स कम ले रहे हैं। और इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आज आपको शेयर बाजार में भी देखने को मिला। अब देखिए, रियल्टी के स्टॉक 6.5% गिर गए और ऑटो की अगर बात करें तो 2.7% डाउन रहा। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट्स की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अब अगर हम बात करें कि एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आइए पहले हम इन्वेस्टर की बात करते हैं और फिर हम अपने ट्रेडर भाई की बात हम थोड़ी सी करेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए देखिए, ये वक्त अच्छा नहीं है। पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हम इसी टाइम की तरफ इशारा कर रहे थे कि सिचुएशन ग्राउंड पर अच्छी नहीं है। और मेरा और हमारे चैनल का ये मानना है कि 2024 का जो पूरा राइज है, स्पेशली लोकसभा इलेक्शन के बाद का जो राइज है, वो पूरा फेक है एंड टू सम एक्सटेंट इसे हम क्वेश्चनेबल भी कह सकते हैं। तो ये पूरा राइज ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ कवर होगा। और हम इससे एक कदम अगर आगे जाएं तो 2023 के आधे साल का भी जो राइज उसके बाद से जो हुआ है वो पूरा कवर होना चाहिए। अब देखिए, आप में से बहुत लोगों ने 2023, 2024 में पोर्टफोलियो बनाए, कई लोगों ने 2024 के बाद जो लोकसभा इलेक्शंस के आने के बाद पोर्टफोलियो बनाए, और कई लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को उसके बाद बढ़ाया। उन्हें लगा कि चलो एक मेजर रिस्क मार्केट से हट गया है, अब हम बड़ी पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो देखिए, अगर आपने बहुत लेट आकर ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुके हैं या काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं, तो देखिए आपको आने वाले समय में काफ़ी परेशानी का सामना कर सकता है। और इस बारे में मैं ज़्यादा आपसे नहीं शेयर करूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप DLF के स्टॉक को देखें तो 2008 में ये शेयर 500 रुपये से 500 रुपीज़ से 1100 रुपीज़ तक चला गया। उसमें से काफ़ी लोगों ने उस IPO को सब्सक्राइब किया, काफ़ी लोगों ने 600 में ख़रीदा, 700 में ख़रीदा, और जब वो 1100 तक पहुंचा होगा तो उन्हें कितनी खुशी मिली होगी कि देखो हमने कितना सही डिसीजन लिया, कितना सही हमने स्टॉक में पोजीशन बनाई। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, स्टॉक पहले तो धीरे धीरे गिरा और फिर मार्केट के साथ क्रैश हुआ, और फिर अब उसे करीब करीब 15 साल लग गए उस लेवल के आसपास पहुंचने में। तो आप देखिए, अगर आपने उसे 700-800 रुपये में लिया होगा तो 15 साल के बाद आप ब्रेक इवन पे आए होंगे। और अगर यही पैसा आप शायद FD में रखते तो शायद उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता। तो इस शेयर के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट कितना भी पॉजिटिव लगे, कितना भी बुलिश लगे, अगर आप वैल्यूएशंस को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपके साथ भी यही हश्र हो सकता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहला ये कि मार्केट में उतना ही पैसा अटका कर रखिए जिसकी ज़रूरत आपको अगले 5-6 सालों तक नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा दिया है, अगले 8-10 साल में वो पैसे की आपको ज़रूरत है, तो मार्केट में फंसा कर रखने में
कोई समझदारी नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा लाइट कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पोजीशंस को सेल कर दीजिए। दूसरा, अब देखिए कि उन स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशन बनाई है जिनकी वैल्यूएशंस अनरियलिस्टिक लेवल तक थी और अब उनकी ग्रोथ की जो फिगर्स हैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हैं, तो उसमें से इमीडिएटली हमें एग्जिट का सोचना चाहिए। दोस्तों, फॉर्मूला मैं लगातार आपको बोलता हूं कि जिस सेक्टर में जितने परसेंट की ग्रोथ हो रही है उतने का पी आप कंफर्टेबली स्टॉक को दे सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा पी स्टॉक कमांड कर रहा है तो आपको फिर उसके लिए वैलिड रीजंस खोजना पड़ेगा कि क्यों मैं स्टॉक को इतना पीई दूं। तो अगर आप बेचते हैं और बेचने के बाद शेयर मार्केट ऊपर चला जाता है तो हो सकता है आपको रिग्रेट हो, लेकिन आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि अगर ऊपर नहीं गया और इसी रफ्तार से नीचे जाता गया तो आपकी हालत क्या होगी। क्या आप उस सिचुएशन से कंफर्टेबल है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आइए दोस्तों, थोड़ी ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। जो लोग ट्रेड करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपके साथ कहा था कि बैंक निफ्टी पूरी तरीके से सेलिंग मोड में आ गया है और उसमें आज हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। निफ्टी के बारे में हमने कहा था कि एक बाउंस 2 से 3 दिन में पॉसिबल है। आज वो बाउंस नहीं आया और उसकी वजह थी कि जिस तरीके से यूएस मार्केट्स में डेटा आया तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन हमें मार्केट को में देखने को मिला। उम्मीद है जिस तरीके की सेलिंग हुई है कि अभी भी 2 से 3 दिन में एक बाउंस आएगा। जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, उस बाउंस का कोई मायने नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं होगा और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें सेलिंग साइड पर ही रहना है। तो अगर हम बीटी इंडिकेटर की बात करें तो बीटी इंडिकेटर में बैंक निफ्टी में क्लियरली सेल आ गया था। कल के वीडियो में मैंने आपको ये शेयर भी किया था। निफ्टी में मैं अभी भी कतराऊंगा शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए, और अगर मुझे शॉर्ट्स बनाना ही हो तो मैं एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक हेज्ड स्ट्रैटेजी ही बनाऊंगा। अभी भी हमारे बीटी इंडिकेटर ने क्लियर कट सेल सिग्नल नहीं मिला है और हमें थोड़ी अभी भी होप है कि शायद 1 से 2 दिन में बाउंस आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी इज क्लियरली सेल। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात को ध्यान में रखना है एज अ ट्रेडर कि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन पर मूव नहीं करता है और अक्सर काउंटर मूव भी हमें देखने को मिलते हैं। और इतनी सेलिंग के बाद उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मूव आ सकता है। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि बजट आ रहा है, सरकार को पता है कि कई तरीके की प्रॉब्लम्स इकॉनमी में आ रही हैं, तो कोई ना कोई वो कोशिश करेंगे कि मेजर लेने का, और उन अनाउंसमेंट का फ़ायदा लेकर कुछ लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और मार्केट में हो सकता है एक जंप भी लेकर आए, लोगों को फंसाएं और उसके बाद हमें वापस से वो फॉल रिज्यूम होता हुआ देख सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बजट से आने से पहले आप अपनी पोजीशंस को क्लोज करने का सोचें और बजट के बाद फिर फ्रेश पोजीशंस बनाएं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलेगा। आपको क्या लगता है ये मार्केट कहाँ जा रहा है और कितने लेवल तक ये गिर सकता है? अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।